सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ चुका है किसी न किसी एग्ज़ाम में। आज उस प्रश्न को लेकर हम आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किस लिए विख्यात है। मतलब क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो 1896 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था और जो कलकत्ता में हुआ, इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। हम यहाँ याद रखेंगे क्या गाया गया। तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया इस अधिवेशन में। वंदे मातरम से आप लोग याद रखेंगे यह आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ से आप लोग याद रखेंगे आनंद मठ किस पर आधारित है। तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित आनंद मठ लिखा गया है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। आनंद मठ मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी। और आप लोग यह भी याद रखिएगा कि वंदे मातरम जो है यह बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन में भी इसका नारा लगा था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। वंदे मातरम का गायन समय कितना है। तो वंदे मातरम का गायन समय 65 सेकंड है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के तेजपाल संस्कृत स्कूल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये 1885 से लेकर 1907 तक कांग्रेस के महासचिव के पद पर बने रहे। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कांग्रेस 1896 में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो आप लोग को पता ही होगा, रहीमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और यह कहाँ हुआ। तो कलकत्ता में हुआ। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेंटकॉफ को कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई। मतलब क्या, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, कहीं कहीं पर 22 अक्टूबर भी मिलता है। तो 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने किसके साथ लड़ा था या ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ लड़ा था। तो मीर कासिम के साथ, बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ बक्सर का युद्ध हुआ था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं बक्सर के युद्ध से। और बक्सर के युद्ध में सिर्फ मीर कासिम ही भाग नहीं लिया था। मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने एक साथ लड़ा अंग्रेज के विरुद्ध। फिर भी इन तीनों की हार हुई और बक्सर के ये युद्ध के बाद या आंदोलन के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इलाहाबाद की संधि की, जिसके तहत उन्हें 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की गई। जबकि 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ भी इलाहाबाद की संधि की। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो इलाहाबाद की संधि कब की गई। तो 1765 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद। तो बक्सर की युद्ध के बाद। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैगना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैगना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैगना कार्टा वुड डिस्पैच कहा जाता है। वुड डिस्पैच कब लाया गया। तो 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और भारतीय शिक्षा में या कह सकते हैं कि भारतीय
शिक्षा में, अंग्रेजी शिक्षा में योगदान देने के लिए जो एक समिति बनाया गया था, जो एक रिपोर्ट बनाया गया था वुड डिस्पैच के द्वारा, या उसमें नियंत्रक के सचिव थे, तो इनके द्वारा जो एक प्रस्ताव, जो एक रिपोर्ट बनाया गया था उसे हम लोग वुड डिस्पैच कहते हैं, जो भारतीय शिक्षा में या शिक्षा के लिए बनाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। आप यहाँ से यह याद रखें। तो कब? 1854 में। आप लोगों को याद होगा 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे? तो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल हैं। इन्हीं के शासनकाल में पहली बार भारत में ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में। आप लोग यह भी याद रखिएगा, रेल या ट्रेन शब्द का प्रयोग किया गया, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। भारत का एक राज्य है सिक्किम, जो 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे भारत में शहराज्य के रूप में स्थापित किया गया, जिसे 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया। लेकिन 1975 से लेकर 2020 तक अभी तक सिक्किम में रेल की पहुंच नहीं पहुंची है। और पहली बार 2018 या 19 में वहां एक हवाई अड्डा भी खोला गया, पाकोंग हवाई अड्डा। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। भारत का एक ऐसा राज्य अभी भी वर्तमान में है जिसके पास संसाधन की अभी भी कमी है। कहने का मतलब क्या, यातायात की कमी है। 45 साल 48 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक वहाँ ट्रेन नहीं पहुँची है, वहाँ हवाई अड्डा भी नहीं था। पिछले वर्ष ही वहाँ हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया और सरकार के द्वारा यह बोला गया है जो 2022 तक उम्मीद है जो सिक्किम में ट्रेन पहुंचा दी जाएगी। सिक्किम अपनी सीमा को साझा करता है नेपाल, भूटान और आप लोग बता सकते हैं चीन के साथ सिक्किम अपना सीमा साझा करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। आप यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी। आप यह भी याद रखेंगे। हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन ने किस लिए किया था? तो हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन ने शिक्षा के लिए किया था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं, किसके लिए किया था? तो शिक्षा के लिए। एक हंटर कमेटी का गठन आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तो 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए भी किया गया था। लेकिन यहाँ पर नाम जब दे दिया है हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के द्वारा किसके लिए किया गया, तो इसका संबंध होगा शिक्षा से। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह पारित किया गया। किसके द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, किसे मराठा मैकियावेली कहा था? मतलब कि मराठा का मैकियावेली किसे कहा जाता है? आप यहाँ से यह याद रखिएगा, नाना फडणवीस को मराठा का मैकियावेली कहा जाता है। ऐसे में याद रख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के बाबूजी को। ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए देवेंद्र फडणवीस के बाबूजी नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, जो 1799 में हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि आप लोग को याद होगा, बक्सर का जो युद्ध है वह आंग्ल मैसूर का युद्ध है, यह 1790 से 92 में हुआ था तृतीय। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई जब पूछे तो 1792 ईस्वी में। यह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो हम लोग कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह सत्याग्रह 1927 में शुरू किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। भीमराव अंबेडकर, आप लोग याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। प्रारूप समिति, पांडुलेखन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग जानते हैं। और 14 अप्रैल को जयंती मनाया जाता है, जिसको भारत सरकार ने उनकी जयंती पर राष्ट्रीय जल दिवस मनाने की घोषणा की है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं अंबेडकर जी से। और अंबेडकर जी का समाधि स्थल भी आप लोग याद रख सकते हैं, चित्रा भूमि है, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगाल से प्राप्त किया? मतलब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC जो है वह बॉम्बे को पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया था? तो आप बता सकते हैं 1668 ईस्वी में बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। आप लोगों को याद होगा दहेज स्वरूप, अभी तो दहेज में रुपया पैसा गाड़ी दिया जाता है, उस समय दहेज स्वरूप राज्य का राज दिया जाता था। तो यह दहेज का जो प्रथा है यह आजकल से नहीं शुरू हुआ है। तो इस पर आप देख रहे हैं सरकार के द्वारा लगातार कानून बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। दहेज तो लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि हमने गिफ्ट लिया है, हमने दहेज नहीं लिया है। तो इन सब बातों को आप देखते रहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो 1668 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गुलामगिरी तो ज्योतिबा फूले जी गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 में दिया गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि ने दिया गया। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी इस उपाधि को लौटा दिया और उन्होंने कहा था कि यह सही वक्त है अपनी तमगा को वापस करने का, अपनी उपाधियों को वापस करने का। और नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के तत्पश्चात उसके बाद अपनी उपाधि को लौटा दी है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर से आप लोग याद रख सकते हैं 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार के लिए आप लोग याद रखेंगे गीतांजलि पुस्तक के लिए। तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अति महत्वपूर्ण से भी अति महत्वपूर्ण, यह प्रश्न कई बार कई एग्जामों में पूछ चुका है लगातार। तो यह आप लोग याद रखिएगा, JB कृपलानी सर जो थे, JB कृपलानी, वे कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय जब पूछे दिल्ली अधिवेशन, जब नाम दे के पूछे तो आप लोग बता सकते हैं दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र बाबू के द्वारा किया गया था। आप यहाँ से यह भी बतला सकते हैं। और 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी कब बनाया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी कब प्राप्त किया गया या अस्थायी कब बनाया गया? तो 1906 ईस्वी में। यह आप लोग याद रख सकते हैं। 1906 से आप लोग याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 ईस्वी में। और ढाका में जो मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता वकार उल मुल्क के द्वारा किया गया। और मुस्लिम लीग की संविधान का निर्माण, मतलब क्या मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण कब किया गया? तो मुस्लिम लीग का संविधान का निर्माण 1907 ईस्वी में किया गया। यह भी आप लोग याद रखिएगा। कहने का मतलब यह है मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका 1906 में किया गया। और जो मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसकी अध्यक्षता वकार उल मुल्क के द्वारा किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि कहाँ जाके मिला था गवर्नर से? तो 1906 में ये लोग शिमला में जाकर मिले थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को ग्रीष्मकाल में अपनी एक नई राजधानी शिमला को बनाया गया।
तो ये लोग जाकर शिमला, मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि जाकर शिमला मिले थे और वहीं पर यह विचार हुआ। पाकिस्तान जो बना है आज, तो पाकिस्तान का पहला बीजारोपण इसी बंगाल विभाजन से हम लोग कह सकते हैं हुआ था। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 में किया था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। 23 जनवरी 1897 ईस्वी, कटक उड़ीसा में सुभाष बाबू का जन्म है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष बाबू हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन हैं? तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, इसके संस्थापक भी सुभाष बाबू को माना जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रख, आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस जी को माना जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1944 में पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। आप यह भी याद रख सकते हैं। सुभाष बाबू को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। सुभाष बाबू की मृत्यु जो है वह अभी भी संदेहास्पद या विवादास्पद है। अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, लेकिन कहा जाता है कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई। तो आप लोग यहाँ से यह भी याद रखेंगे। सुभाष बाबू का जन्म कहाँ हुआ जब पूछे तो ओडिशा के कटक में। कटक से आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। जबकि पूछे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, फिलीपींस में है। मनीला से आप लोग याद रखिएगा ADB एशिया डेवलपमेंट विकास बैंक, मतलब एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1986 में हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। कुल कितना मेंबर है? तो 68 देश इसका मेंबर है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम लोग, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुआ? कहने का मतलब है नमकों पर भी सरकार द्वारा, मतलब कि ब्रिटिश सरकार द्वारा टैक्स लगाया गया था। तो इसे टैक्स को ख़त्म करने के लिए गांधी जी के द्वारा, बापू के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसे हम लोग नमक कानून तोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है सविनय अवज्ञा का क्या मतलब है? सविनय अवज्ञा का मतलब यहाँ पर यह होता है विनम्रतापूर्वक, मतलब क्या विनम्र रूप से उनकी बातों का खंडन करना, उनका विरोध करना ही सविनय अवज्ञा का मतलब हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को बापू साबरमती से निकले और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को बापू दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 से बापू सविनय अवज्ञा आंदोलन, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाकर नमक तोड़कर नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। यहाँ से आप लोग यह भी याद रखिएगा बापू को 78 व्यक्तियों के साथ, बापू को इंक्लूड करके 79 व्यक्तियों के साथ और बापू को छोड़कर कुल 78 अनुयायियों के साथ बापू ने अपनी पद यात्रा शुरू की। और बापू की इस यात्रा की तुलना सुभाष बाबू ने नेपोलियन की पेरिस से एल्वा तक की यात्रा से की थी। आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार वापस ली गई गांधी और इरविन समझौता के बाद, लेकिन फिर पुनः सेकेंड राउंड टेबल समिट से वापस आने के बाद गांधी जी इस आंदोलन को शुरू करते हैं। और पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित होता है? तो पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 1934 में स्थगित होता है, मतलब क्या समाप्त किया जाता है। और यहाँ से यह याद रखिएगा आप लोग बक्सर के युद्ध में गांधी जी का नमक कानून तोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ सरोजिनी नायडू ही, मतलब कि महिला मंडली की तरफ से सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भी नेतृत्व किया गया था। तो आप लोग यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? बक्सर की लड़ाई 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। तो आप लोग यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद, तो आप याद रखिएगा यहाँ से मीर जाफ़र को बक्सर की युद्ध के बाद गद्दी पर बिठाया गया। और ये सब सिर्फ अंग्रेज़ों के कठपुतली के रूप में नाचते थे, मतलब कि कठपुतली थे, यह भी हम लोग याद रखेंगे। और बंगाल को लूटने के लिए
अंग्रेज़ों ने भरसक प्रयास किया और वह उस प्रयास में सफल भी रहा, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। बंगाल में तो पहले ही प्लासी के युद्ध में ही सिराजुद्दौला अंग्रेज़ को हरा सकते थे, लेकिन अपनों ने ही अपनों को गम दिया, यह भी हम याद रखेंगे। कहने का क्या मतलब है, अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया। मीर जाफ़र ने ही सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी किया, जिसके कारण वह युद्ध में हार गया। नहीं तो वो उम्मीद यह की जा सकती थी कि जो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में विजयी भवा होता। तो इसलिए हम तब अधिक हारते हैं जब मेरे अपने ही मुझे हराने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन आपको हारना तब तक नहीं है जब तक आपके शरीर में जान बचा हो, तब तक आप मेहनत करते रहिए। और जब आप मेहनत करना बंद कर दीजिएगा तब आप समझ जाइए कि अब आपकी हार तय है। लेकिन जब तक आप मेहनत करते रहिएगा तब तक आपको हराने वाला दुनिया में कोई भी पैदा नहीं लेगा। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वदेश बांधव की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो स्वदेश बांधव की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। स्वदेश बांधव की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अश्वनी बांधव दत्त के द्वारा स्वदेश बांधव की स्थापना किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक था? तो आप बोल सकते हैं 1856 से लेकर 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। 1857 की क्रांति जो है यह एक सुनियोजित क्रांति नहीं थी। यदि यह एक सुनियोजित क्रांति रहती या विद्रोह रहती तो यह पूर्ण रूप से सफल भी होती। 1857 की क्रांति का होने का कारण जो है वह सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण, इन पाँच छः कारणों के आधार पर 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। और हम इस प्रकार से इसका व्याख्या लिख सकते हैं इन 5-6 कारणों को दर्शाकर। लेकिन जब पूछिए 1857 की क्रांति का इमीडिएट कॉज क्या है, तात्कालिक कारण क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं दिसंबर 1856 ईस्वी में जो चरी वाला जो कारतूस प्रवेश किया गया था, लाया गया था, उसका विरोध किया गया। क्योंकि उसमें गाय व सुअर के चर्बियों के से कारतूस बना हुआ था जिसे दांत से खोलना होता था। इस कारण से इसका विरोध किया गया। और इसके बाद मेजर सार्जेंट और लेफ्टिनेंट बाग को मंगल पांडे के द्वारा मार दिया गया। और इसके बाद मंगल पांडे जी को फांसी दे दिया गया। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे मंगल पांडे जी। इसके बाद सैनिकों के द्वारा 10 मई 1857 को दिल्ली के मेरठ से दिल्ली को कूच किया गया और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को भारत का राजनेता मतलब नेता घोषित किया गया। बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति बख्त खां ने इसमें नेतृत्व किया था दिल्ली से, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल द्वारा नेतृत्व किया गया और बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया। कानपुर से नाना साहब व तात्या टोपे के द्वारा नेतृत्व किया गया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा शुरू किया गया। कहने का मतलब यह है 1857 की क्रांति जो है यह देश की पहली स्वतंत्रता संग्राम थी। यदि हम लोगों में एकता रहती तो हम लोग 100 साल पहले ही आज़ाद हो गए रहते। तो कहने का मतलब क्या है, भारत 1857 में ही आज़ाद हो गया था। क्योंकि 1857 की क्रांति से भले ही अंग्रेज भारत को नहीं छोड़ पाया, नहीं भगा पाए हम लोग, लेकिन 1857 की क्रांति से अंग्रेज़ों को भी बहुत नुकसान हुआ और नुकसान झेलना पड़ा। बहुत सारे उसके भी सैनिक मारे गए, यह भी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थोड़ा सा और सुन लीजिए। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह जब पूछिए आपसे तो रोटी और कमल इसका प्रतीक चिन्ह था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो आप बोल सकते हैं लाहौर षड्यंत्र में ये लोग शामिल थे। किस षड्यंत्र में? तो लाहौर षड्यंत्र में ये लोग शामिल थे। आप यहाँ पर से यह भी बतला सकते हैं लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग बतला सकते हैं लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कराची सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आप यहाँ से यह भी बतला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु द्वारा शुरू किया गया था? गुरुमुखी लिपि जो है
यह किस सिख गुरु के द्वारा शुरू किया गया था? तो सिख गुरु से आप लोग याद रखिएगा, गुरु नानक इसके संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ से आप लोग यह भी याद रख सकते हैं। और गुरुमुखी लिपि जो है यह गुरु अंगद के द्वारा, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, जिसे हम लोग लहना के नाम से भी जानते हैं, गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद को ही बनाया गया। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से स्थित है? 1946 में जो तेभागा आंदोलन हुआ था वह वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग याद रख सकते हैं, वह वर्तमान में बंगाल से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो बंगाल से। बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ जी। ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सुंदरबन डेल्टा बंगाल में है। यहाँ से आप यह भी याद रख सकते हैं। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बंगाल में है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप यहाँ से बतला सकते हैं, मुस्लिम लीग की किस राज्य, इंडियन मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है वह किस राज्य में है? तो आप लोग बतला सकते हैं, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। मृदु मलाई अभ्यारण्य कहाँ? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु से आप लोग थोड़ा सा यह याद रख सकते हैं। तमिलनाडु से याद रखिएगा, लौटती हुई मानसून से सर्वाधिक वर्षा या उत्तर पूर्वी मानसून सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? तो तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो जाड़े के महीने में तमिलनाडु में सर्वाधिक बारिश होती है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? JLN जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस के 1929 अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, वही लाहौर जो रावी नदी के तट पर स्थित है, इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। जबकि पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है वह 1927 कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था, लेकिन वह पारित कब हुआ, वह पूर्ण से मांग कब की गई? तो 1929 लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू से आप लोग पता होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लाहौर किस नदी पर स्थित है? तो हो ही गया, लाहौर जो है यह रावी नदी के पर स्थित है। ढाका में स्थित आहसान मंजिल पैलेस किससे संबंधित है? ढाका में जो स्थित है आहसान मंजिल पैलेस, यह किससे संबंधित है? तो मुस्लिम लीग का स्थापना जो है वह इसी पैलेस में हुआ था। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। कब? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ था ढाका में ही, और बकार उल मुल्क इसके पहले अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में, जो अमृतसर में हुआ था। क्योंकि मुस्लिम लीग का संविधान जो बनकर तैयार हुआ वह 1907 में बनकर तैयार हुआ। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख प्रश्नों को, मतलब कि प्रीवियस ईयर के कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखने का प्रयास किए। इस प्रश्न को बनाने के समय आप लोग याद रखें, हमारे आंसर देने से पहले आप लोग खुद आंसर देने का प्रयास करें और देखें कि जो इस 30 प्रश्न में से आप कितना अटेम्प्ट अपने मन से ले पाए हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को आंक सकते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि ऑप्शन देखने के बाद आपको आंसर याद आ ही जाता है लगभग, यदि आप पढ़े हुए हैं तो। लेकिन बिना ऑप्शन का यदि आपको याद आ गया, इसका मतलब है कि आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक पर जो नॉलेज है वह एक अच्छा नॉलेज है, जिसके कारण आपको किसी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एक जुनून और एक जिद्दी के साथ पढ़ाई कीजिए। हमेशा नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहे और खुद भी नकारात्मक सोच लाने से बचें। धन्यवाद।